हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, सीमा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज चल रही थी और उसके अंतर्गत अपने भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारत के राष्ट्रपति से पहले अपने ने जो भाग अपना 5 चल रहा है, उससे पहले अपने ने भाग 4, भाग 3, भाग 2 और भाग 1 जिसमें भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 2 भारत की नागरिकता के बारे में बात की गई है। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। भाग 4 डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। भाग 4 क जिसमें अपने ने बात की थी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, और भाग 5 जो कि चल रहा है केंद्र की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में अपने ने चर्चा चल रही है। उसी के अंतर्गत हम आर्टिकल 52, 53 को देख चुके थे, जिसमें आर्टिकल 52 बोलता है भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा, और वह भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक भी होगा। इस तरह से चर्चा की गई है भारत के आर्टिकल 52 में कार्यपालिका के बारे में। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी प-का-नि-री-का, पद के बारे में बताया था, जो आर्टिकल 52 में आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति, जो कि ब्रिटेन के समान जो वहां पे शासक होते हैं, वहां पे जो राजा होते हैं उसके समान पद है, ठीक है, जो कि एक नाम मात्र का पद होता है। वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। उसके बाद में देखा था का से देखा था हमने कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, यानी कि जितने भी भारत के कार्य किए जा रहे हैं, भारत के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं भारत संघ के द्वारा, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पे किए जा रहे हैं। वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन शासन का प्रमुख या सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा काम किया जाता है। उसके बाद में अपने 53 जो अपने ने पढ़ा था निर्वाचक 53 को देखा था पकानी निर्वाचक मंडल के बारे में आपने देखेंगे, ठीक है। 52, 53 और 54 में आपने देख रहे हैं निर्वाचक मंडल के बारे में। आज यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको इससे पहले मैंने बता दिया था कि अलग अलग जो इससे जो पहला वाला वीडियो था उसमें आपने देखा था कि अलग अलग जो एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है, एमपी के वोट की वैल्यू कितनी हो, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव का निर्धारण होता है, कैसे राष्ट्रपति के चुनाव होता है, उसके बारे में भी अपने आगे थोड़ा और डिटेल से देखेंगे कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली किस प्रकार से होती है। उससे पहले अपने देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मत कौन कौन डालने जाता है, ठीक है। ना आप जाते हैं ना मैं जाता हूं, डायरेक्टली तरीके से हम प्रत्यक्ष रूप से ना आप जाते हैं वोट डालने ना हम जाते हैं, जैसे मैं जाता हूं ना आप वोट डालने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव हो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से नहीं होता है, और उस निर्वाचक मंडल में सभी भारत की सभी जनता, जो वयस्क जनता वो हिस्सा नहीं लेती है, वयस्क नागरिक उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि जो आपके द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो एमपी चुने गए हैं, वो एमएलए चुने गए हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उसी के अंतर्गत क्या होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होगा, मतलब जो राष्ट्रपति को चुनाव में जो वोटिंग में हिस्सा लेंगे वे कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो कौन कौन होंगे, तो दो चीजें हैं, दो प्रकार के अपने यहाँ पे सदन है, दो प्रकार के अपने सदन है। एक है आपका केंद्र का और एक है अलग अलग राज्यों में राज्य विधानसभा है। क्या है, राज्य विधानसभा है और केंद्र की अपनी संसद है। संसद में दो सदन है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसे मेंबर हैं जो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। वो कौन है उसको देखेंगे। विधानसभा के सारे मेंबर हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? अब ऐसा आपने देखते हैं कौन कौन लेता है कौन कौन नहीं लेता है। तो लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो क्या सर लोकसभा में कोई ऐसे मेंबर भी हैं जो निर्वाचित होकर नहीं गए हैं? हाँ, तो बिल्कुल ऐसे मेंबर है, हालांकि उनका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है कि वे लोग जो यूरोप से आए थे, भारत में बस गए, अब भारत की नागरिकता है उनके पास में, भारत के वासी हैं, भारत में जन्म लिया, लेकिन उनके पुरखे जो थे वो कहां से आए थे, यूरोप से आए थे, और फिर बाद में वो यहीं पर बस गए। उनको कहा जाता था उनको एक कहा जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है किसको नामित करने का, 2 एंग्लो इंडियन का। तो राष्ट्रपति का चुनाव है तो उसके प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी बन जाएगी, तो उस जिम्मेदारी को हटा दिया यहाँ से। तो लोकसभा के जो सारे सदस्य होते हैं उनमें से अगर कोई एंग्लो इंडियन है जो नामित किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, वो हिस्सा नहीं लेगा किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके अलावा राज्यसभा में क्या किया जाता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर को क्या किया जाता है, नामित किया जाता है, जो कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि जो आपकी जो
अलग अलग चीजें हैं, उनमें से क्या होते हैं निर्वाचित, जो उनमें अच्छा कार्य करते हैं उनको क्या करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित नामित कर सकते हैं, तो वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब राज्यसभा के 12 मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं। और लोकसभा में 2 ऐसे मेंबर होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। कई बार ये पूछा गया है। अच्छा, विधानसभा के भी क्या सभी मेंबर लेंगे? नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जने को आपका राज्यपाल जो है, राज्यपाल मतलब गवर्नर, स्टेट के गवर्नर जो रहते हैं वह गवर्नर क्या करते हैं नामित करते हैं। ठीक है, कहां पे? विधानसभा में। कब करते हैं? जब इनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब इसको नामित करते हैं। अच्छा हाँ, तो हालांकि ये वाला जो पूरा प्रावधान है एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, लेकिन फिर भी ये आपको देखने की बात है। तो विधानसभा के सारे सदस्य हिस्सा लेंगे, निर्वाचित सारे लेंगे, लेकिन जो भी नॉमिनेट हुआ है, और नॉमिनेट कौन होता है? एक मेंबर होता है जो कि कौन होता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होता है, तो वो हिस्सा नहीं लेगा, बाकी सारे लेंगे। निर्वाचित सारे लेंगे। विधान परिषद के मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं। विधान परिषद के हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं सर? वहां पे भी तो नॉमिनेट होते क्या है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, लेकिन मतदान होता है। हाँ होता तो है, लेकिन विधान परिषदों की बात करें तो विधान परिषद भारत के सारे राज्यों में नहीं है। अब सारे राज्यों में नहीं है तो कुछ राज्य हिस्सा लेंगे और कुछ राज्य हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी अलग, मतलब असमानता की बात हो जाएगी। इस असमानता के कारण क्या किया गया? विधान परिषद के मेंबर इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में ही है, बाकी जो 22 राज्य बचे हैं उन सारे राज्यों में नहीं है, इसलिए विधान परिषद के मेंबर इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित हुआ? संसद के सारे निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, आपके राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। विधान मंडल में देखेंगे तो कौन कौन से? राज्य विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको यह बात ध्यान रखना है कि राज्य विधानसभा में 2 चीजें और याद रखना है। एक तो दिल्ली को याद रखना है आपको, दिल्ली जहां पे आज इलेक्शन हुआ है, आम आदमी पार्टी ने विक्ट्री कर ली है। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली की बात करें आपने तो दिल्ली के बाद में आपने बात करें पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में भी क्या है? ये एक संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश होने के साथ साथ में क्या है? यहाँ पे विधानसभाएं भी है और यहाँ पर सीएम भी है। तो इन दोनों संघ शासित क्षेत्रों के जो विधानसभा के सदस्य होंगे, जो निर्वाचित होकर आए होंगे, वो भी किसमें हिस्सा लेंगे? वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा जो हो जाता है कौन तैयार हो जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये सारे मेंबर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर। अगली बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस प्रकार की रीति को अपनाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है वो क्या होती है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली अपनी जाएगी, जो रीति को अपनाया जाएगा, जो प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय बोल सकते हैं, हस्तांतरणीय बोल सकते हैं, स्थानांतरणीय बोल सकते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान के द्वारा सारे जो भी होते हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं? मत डालते हैं। क्या होता है? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो क्या करना होता है कि जैसे आप किसी का भी चुनाव चुनने जा रहे हैं, जैसे आप किसी पार्षद को चुनने जा रहे हैं, सरपंच को चुनने जा रहे हैं, एमएलए को चुनने जा रहे हैं, एमपी को चुनने जा रहे हैं, तो वहां पे क्या करते हैं? आप केवल एक व्यक्ति को वोट देते हैं। वीवीपैट देता है, वीवीपैट में एक बटन दबाएंगे, आपका वोट डल जाएगा, आप चले जाएंगे। आपको ऐसा बोल दे कि नहीं, आपको सबको वोट डालना होगा, तो फिर आप क्या करोगे? ओ बाप रे, तो फिर वहां पे आपको क्या देना पड़ेगी? प्रायिकताएं देनी पड़ेगी। क्या मैं पहले नंबर पर इसको चाहता हूं, दूसरे नंबर पर इस पे चाहता हूं, तीसरे नंबर पर इसको चाहता हूं, चौथे नंबर पर इसको चाहता हूं। ठीक है, मतलब पहले नंबर पे ए को चाहता हूं, दूसरे पे बी को चाहता हूं, तीसरे पे सी को चाहता हूं, चौथे पे डी को चाहता हूं। अगर आपसे पूछे कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आप किसको पहले नंबर पे बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा ही होता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि आपको प्राथमिकताएं देनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी आपके संसद के सारे सदस्य, सारे विधानसभाओं के सारे सदस्य को, हर व्यक्ति को वोट डालना होगा। अब हर व्यक्ति को वोट डालना है तो अब क्या किया जाएगा? हर व्यक्ति वोट डालेगा और अपनी प्राथमिकता सभी को डालेगा। जैसे 4 मेंबर खड़े हुए हैं तो चारों को वोट डालेंगे, 2 खड़े हुए हैं तो दोनों को डालेंगे, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं देगा कि मैं पहले नंबर पर ए को बनाना चाहता हूं, या पहले नंबर पर मैं बी को बनाना चाहता हूं, और दूसरे नंबर पर मैं ए को बनाना चाहता हूं। ऐसे अपने क्या हो जाएगी? प्राथमिकताएं देनी होती है। मतलब क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है और एकल हस्तांतरण, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। इसको जब वीडियो का एंड होगा दोस्तों, तो इस वीडियो
के एंड में इसकी जो रीति है उसको अच्छे से समझेंगे, किस प्रकार से वोट दिया जाता है, किस प्रकार से वोट नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जगह नहीं है। उसके बाद में जब वीडियो का एंड होने वाला होगा तब मैं आपको वो पूरा समझा दूंगा सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें होता है कोटा। राष्ट्रपति के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया है कि मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही है। जैसे आपकी जो भी कोई सी भी एग्जाम देते हो आप, स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्कूल में क्या होता है 100 नंबर का पेपर होता है और कम से कम आपको 33 नंबर लाने होते हैं कि 33 नंबर लेकर आओगे तो आप पास होगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। उसी प्रकार से जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, मतलब राष्ट्रपति की जब परीक्षा होगी, तो उस परीक्षा में उसको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। किस प्रकार से देखो, अब देखो इसमें क्या होगा, 50% से ज्यादा लाने होंगे। देखो कुल वेद मत, जितने भी कुल वेद मत हैं, मतलब कुल वेद मत यानी कितने के सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मत प्लस संसद के सभी सदस्यों का मत, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। उन दोनों को जोड़ने पर, उन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल वेद मत हो गए, ये कुल वेद मत हो गए। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी, तो राष्ट्रपति के लिए वैकेंसी कितनी है, मतलब राष्ट्रपति कितने व्यक्ति बन सकते हैं। राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो कितनी वैकेंसी निकलेगी, एक ही निकलेगी कि 10-15 हजार निकल जाएगी कि 10-15 हजार राष्ट्रपति, ऐसा नहीं होता। तो एक वैकेंसी निकलेगी दोस्तों। कितनी वैकेंसी निकलेगी राष्ट्रपति के चुनाव की, एक वैकेंसी। अब एक वैकेंसी में क्या होगा, एक वैकेंसी यहां पे लिख देंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो एक लिख देंगे, +1 करेंगे, +1 कर दिया, और मान लो प्लस उसमें क्या करेंगे फिर 1। इसका टोटल जैसे मान लो कि टोटल मत कितने हैं आपके 100 हैं। अब 100 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एक, तो उसमें एक ऐड करेंगे, एक ऐड कर दिया, और प्लस क्या कर देंगे 1। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो कितना आएगा 51। मतलब कम से कम, ये अपने ने परसेंटेज में देख लिया है, तो कम से कम कितने 51% मत लेकर आने पड़ेंगे, तभी क्या कर सकते हैं आप राष्ट्रपति के चुनाव में जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। ये आपको ध्यान रखने वाला है। ये होता है कोटा सिस्टम। ये कोटा निर्धारण कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है तो उसको कम से कम इतने वोट लाने पड़ेंगे, तभी वो क्या कर सकता है राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। उसके बाद में प का नी री का, आपने क्या देखा था, निर्वाचन की रीति देख ली, निर्वाचक मंडल देख लिया, ठीक है। अब क्या देखेंगे अपने कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति का जैसे एक सांसद का कार्यकाल 5 साल का होता है, जैसे एक एमएलए का कार्यकाल, विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है, एक पार्षद का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल भी होता है 5 साल का होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति अपने कार्यकाल समाप्त होने तक अपने पद पर रहता है, मतलब 5 साल तक वो अपने पद पर रहता है, ठीक है। मान लो 5 साल के बाद में अब राष्ट्रपति का पद ऐसे ही नहीं है कि उसको हटा दिया जाए और ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के 5 साल के कार्यकाल के पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या करवा लिया जाता है, चुनाव करवा लिया जाता है और नया कैंडिडेट तैयार हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा था कि रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति जब तक वो पद पर थे उससे पहले राष्ट्रपति का इलेक्शन कंप्लीट हो चुका था और श्री द्रौपदी मुर्मू जी क्या चुन के आ गई थी, राष्ट्रपति चुनकर आ गई थी। अब जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, किसका, रामनाथ कोविंद जी का, तो क्या किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी उस पद पर आ गई, ठीक है, और राष्ट्रपति जी पूर्व राष्ट्रपति होकर दूसरे घर चले गए। मतलब क्या कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है, 5 साल, इस कार्यकाल के 5 साल पूर्ण होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना। अच्छा, अब नहीं हुआ है तो क्या करेंगे सर, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल का समाप्त होने तक उस राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता। मान लो जुलाई में राष्ट्रपति जी का कार्यकाल समाप्त होना था और ऐसी कंडीशंस नहीं आई कि अभी चुनाव करवा पाना पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा, अब आगे जाएगा। अब जब भी चुनाव होगा, जैसे मान लो अगस्त या सितंबर में चुनाव हुआ, तो सितंबर में जब चुनाव हो जाएगा और नए राष्ट्रपति जी बनकर आ जाएंगे, तब तक राष्ट्रपति, जो पुराने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वो अपने पद से नहीं हटते जब तक नया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आ जाती। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल के बाद में उसे हटाया जा सकता है जब उसके उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यूएसए में कैसा सिस्टम है, तो यूएसए में इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो मिनिमम 4 साल का होगा, 4 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं होता है। ये दोनों अंतर है, भारत के राष्ट्रपति में और यूएसए के राष्ट्रपति के कार्यकाल में अंतर होता है, ठीक है। उत्तराधिकारी नहीं आ जाता जब तक क्या नहीं बन पाएगा, दूसरा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पुनर्नियुक्ति, हाँ, तो पुनर्नियुक्ति कितने भी बार भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्नियुक्त हो सकता है, चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़कर जीतकर वापस बार बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अगर रामनाथ कोविंद जी चाहते तो फिर राष्ट्रपति बन सकते थे, मतलब अगर एनडीए उसको खड़ा करता, एनडीए जीता था तो फिर रामनाथ कोविंद जी बन जाते, फिर ऐसा हटाता, फिर अगर रामनाथ कोविंद जी, जैसे मान लो अभी 2022 में चुनाव हुआ,
22 के बाद में अगर 22 से 27 तक रहेंगे, 27 से बाद में और मान लो कि और रामनाथ कोविंद जी का काम जम गया तो और आगे समय तक कर सकते थे इनको। लेकिन आज तक ऐसा एक ही बार हुआ दोस्तों कि 2 कार्यकाल किसी ने किए। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, वह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। उसके अलावा आज तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जो 2 कार्यकाल तक रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रावधान है कि चाहे जितनी बार भारत का राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है। हालांकि यूएसए में जो देखेंगे तो यूएसए में सिर्फ 2 बार ही कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव पर निर्वाचित हो सकता है। जैसे बराक ओबामा जी को देखा था आपने कि बराक ओबामा जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद में कौन आ गए थे आपके वो 2 साल के कार्यकाल के बाद में वो निर्वाचित नहीं हो पाए। चाहते उनकी लोकप्रियता थी लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि वहां के संविधान में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि 2 साल से ज्यादा तक कोई भी कार्यकाल नहीं चला सकता है आपका। फिर योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे योग्यता है यानी क्या, योग्यता है यानी ये, जैसे आप कोई सी भी एग्जाम देते हो, आप अगर कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई सी भी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, या फिर आपकी एसएससी रेलवे बैंकिंग की दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, पीएससी दे रहे हैं, तो मिनिमम उसमें योग्यताएं मांगता है आपसे कि क्या कम से कम ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, इतने प्रतिशत से पास होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर पुलिस की वैकेंसी में जाते हैं आप तो हाँ इतना मतलब प्रीलिम्स एग्जाम दे लेते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है कि नहीं कम से कम आपको 800 मीटर की दौड़ इतने मिनट में निकालनी होगी, इतना गोला फेंकना होगा, इतनी जंप करनी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये योग्यता है, ये मिनिमम योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति बनने में भी कुछ ना कुछ तो योग्यताएं होनी चाहिए ना, कुछ भी ऐसे भी हर कोई व्यक्ति आके थोड़े ना राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहला बात उसका वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का नागरिक, किसी भी तरीके से भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अमेरिका में कुछ अलग प्रावधान है, वहां पर जन्मा होना चाहिए, जन्म से वहां का नागरिक होना चाहिए। और भारत में किसी भी तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ऐसा हर किसी को नहीं बनाते हैं, सामान्यतः 50-60 साल से ऊपर के ही व्यक्ति बनते हैं, देखना आप। लेकिन कम से कम मिनिमम कितने होने चाहिए कि 35 साल तक की आयु होना चाहिए। जैसे आप कोई सा फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपकी मिनिमम एज बोल देता है कि क्या 21 साल से ज्यादा की उम्र का होना चाहिए तभी हम इसको नौकरी देंगे, अन्यथा नौकरी नहीं देंगे, या 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए तो ही नौकरी देंगे, अन्यथा नौकरी नहीं देंगे। तो इसमें भी बोल दिया कि 35 वर्ष से ज्यादा की उम्र का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्यक्ति आयु पूर्ण कर चुका। लोकसभा का सदस्य बनने लायक उसमें योग्यताएं होनी चाहिए भाई साहब। लोकसभा का जो सदस्य है ना उसकी मिनिमम योग्यता क्या है, 25 साल का होना चाहिए, ये योग्यता है उसमें। तो क्या होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने लायक योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। ये क्या है सर, सबके पास, बहुत सारे लोगों के पास में क्या क्या चीजें पूरी हो जाएगी, वो भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है, 35 वर्ष का आयु का हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य हो जाएगा। अब ये वाला जो थोड़ा मामला है, ये वाला थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है, नहीं तो मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता, ठीक है, मेरे पास मैं भी लड़ लेता राष्ट्रपति का चुनाव। कैसे लड़ लेता, अरे भाई साहब ये सारी चीजें तो मैं कर लेता कि ये लोकसभा का सदस्य बनने लायक योग्यता हो जाती, मेरे भारत का नागरिक हुई सही, 35 का कभी ना कभी होऊंगा ही सही। अब इसमें क्या 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक क्या है, हालांकि ये जो प्रावधान अनुमोदक और प्रस्तावक का पहले 10-10 ही था, ठीक है, लेकिन क्या हो गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बहुत बड़ी पोस्ट है, यानी भारत की सबसे बड़ी पोस्ट है। अब वो एक सीरियस कंपटीशन होना चाहिए वहां पे, ऐसा नहीं कि एरिया गिरा नत्थु गिरा कोई भी मेरे जैसा उठ के आ रहा है वहां पे और बोला मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो रहा हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं, और क्या हूं, मैं क्या हूं, लोकसभा का सदस्य बनने लायक योग्यता भी रखता हूं, हालांकि मैं 35 का नहीं हूं, है ना, ध्यान रखना। तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं, ऐसा भी होना चाहिए। अब भाई साहब क्या करें, अब भाई साहब क्या करेंगे कि अगर अनुमोदक और प्रस्तावक की बात करें तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ये कौन होंगे, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ये यही लोग बन सकते हैं, ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, या राज्यसभा जो आपका संघ शासित क्षेत्र है इनकी जो विधानसभा इनके सदस्य। अगर इनके सदस्य 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक है, मतलब ये बोलेंगे 50 जने आएंगे, ये मान लो ये 50 जने, ये 50 जने आए और वहां पे फॉर्म भरने गए कि हाँ मेरी तरफ से ये फलाना व्यक्ति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो रहा है, मैं अनुमोदन करता हूं, तो फिर 50 और आएंगे कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं, क्या करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक मिलकर क्या करेंगे, जब वो फॉर्म भरने जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव का, तो 50 अनुमोदक के और 50 प्रस्तावक के वहां पर साइन होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति का जो चुनाव का फॉर्म होता है वो भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, मतलब आपकी कम से कम 100 सांसदों या विधायकों से आपकी पहचान होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का पद क्या कर सकते हैं, पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके अलावा कुछ पैसा लगता है, जैसे 15,000 रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास में एक बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई के पास में आपको जमा करनी पड़ेगी। अगर आप 1/6 मत, अगर 1/6 मत, मान लो क्या है कि मान लो 120 है, इजी नंबर ले लेते हैं ताकि कट जाए। 120 कुल मत है और 120 का 1/6 कितना हो जाएगा, मतलब कितना होगा, 120 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 20 मत, मतलब टोटल मत मान ले अपने 120, अगर इसका 1/6 लें तो 20 मत होगा। तो अगर 20 मत अगर आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो ये जो 15,000 रुपए की राशि है ये जमानत जब्त कर ली जाएगी। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त कर लेना। जमानत जब्त करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अगली बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जमानत जब्त होना एक बेइज्जती को दर्शाता है कि क्या तेरे ऐसा थोड़े हैं कि तू 1/6 मत प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, मतलब तेरे जो 50 अनुमोदक थे और 50 प्रस्तावक थे, इन्होंने भी तेरे को वोट नहीं डाला। ठीक है, तभी तेरे को 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये बेइज्जती को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, 15,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। यहां पर बात ये बड़ी हो जाती है कि आपके जो है क्या नहीं कर पाए, आपके 1/6 मत भी आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं कुल मतों का। अगर नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। 15,000 रुपए जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्या होता है कि ये बेइज्जती का प्रतीक हो रहा है आपके आरबीआई, सॉरी क्या हो रहा है, आप जमानत जब्त हो जाती है। अगर आप 1/6 मत अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी बेइज्जती का प्रतीक होता है। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, फिर से चुनाव आप लड़ सकते हैं। ठीक है, पूरे राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता में एक ही बड़ी योग्यता है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपको नहीं मिलेंगे, वरना आप क्या कर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आती है शपथ। कौन दिलाता है शपथ, शपथ। ठीक है, तो आपको शपथ दिलाई जाती है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आपको, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उपस्थिति में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा क्या दिलाई जाएगी, आपको शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, जब राष्ट्रपति की शपथ लेनी है उस दिन किन्हीं कारणों की वजह से उपस्थित नहीं होते हैं, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, तो किसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, तो इनकी अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठ जज जो होंगे, जो कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम जज होंगे, उन वरिष्ठतम जजों के द्वारा क्या की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में शर्तें क्या क्या है। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे याद करें, जैसे अपनी जो ट्रिक है पकानी रिका पुयो स मा, अगर आप 2 श है तो अगर आप जब तक शर्तें पूरी नहीं करते, जब तक आप शर्तें पूरी नहीं करते हैं तब तक आपको शपथ नहीं दिलाई जाएगी। जब तक आप शर्तें पूरी नहीं करते हैं तब तक आपको शपथ नहीं दिलाई जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना, शर्तें पहले आएगा और शपथ बाद में आएगा। जब तक आप शर्तें पूरी नहीं कर लेते हैं, 59 आर्टिकल 59 में ये आपकी शर्तें हैं और शपथ जो है आपकी आर्टिकल 16 में है, वो पहले गलत लिखा गया था, अब इसको सही कर लेंगे। आर्टिकल 60 के अनुसार भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर उनकी अनुपस्थिति है तो कोई भी वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, शर्तें क्या क्या है, आर्टिकल 59 जो बोलता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास में क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, अब देखो 2 चीजें हैं, एक तो है योग्यता, मतलब योग्यता पॉजिटिव वे में होती है, योग्यता होगी क्या, सकारात्मक रूप में होगी। ठीक है, अब जो शर्तें हैं वो नकारात्मक रूप में होगी, मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए आपके पास में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के आप सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर मान लो आप विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के अगर आप सदस्य हैं और आप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने से पहले, मान लो मैं विधायक, मान लो मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं, मान लो मैं एमपी हूं, अब एमपी हूं मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मतलब संसद का सदस्य हूं। अब संसद का सदस्य हूं तो संसद का सदस्य होने के नाते क्या हो सकता है, मैं राष्ट्रपति के पद पर नहीं बन सकता हूं। लेकिन कब नहीं बन सकता हूं, जब तक मैं इसके एमपी के पद पर हूं। जैसे ही मैं राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और मैं राष्ट्रपति के पद की शपथ ले लूंगा। मतलब
अगर कोई एमपी एमएलए है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है और वह राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचित हो जाने के बाद में उनको इसमें से जो भी पद पर है वह उससे उसको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके वो राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। ठीक है, मतलब इनमें से किसी पद पर नहीं होना चाहिए वो। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए भाई साहब। पागल कौन? पागल तो आपको सभी को पता है। दिवालिया कौन होता है? मतलब दिवालिया का मतलब कुल मिला के ये हो जाता है कि आपने आपकी औकात से ज्यादा, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो आपने क्या किया, आपकी औकात से ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब औकात से ज्यादा कर्जा ले लिया और आप उसको चुका नहीं पा रहे, तो आप दिवालिया घोषित हो जाते हैं। मान लो मेरी औकात जो है 5 लाख करोड़ रुपए की मेरी औकात है और मैंने 50 लाख करोड़ रुपए का क्या ले लिया है, लोन ले लिया है, और उन 50 लाख करोड़ रुपए के लोन को मैंने क्या नहीं कर पा रहा हूं, दे नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, खुद को दिवालिया घोषित कर दूं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आपने अभी कुछ एक सुब्रतो राय जी का नाम सुना होगा, जो सहारा के हैं, अब उन्होंने क्या कर दिया, खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि उनकी लायबिलिटीज ज्यादा हो गई है उनकी कैपिटल से, मतलब उनके पास में जितना था उससे ज्यादा उन्होंने क्या कर लिया, उसका कर्जा ले लिया। मतलब मेरी जो कैपेसिटी थी 5 लाख करोड़ की थी, मैंने 50 लाख करोड़ का ले लिया, मतलब मेरी जो चद्दर थी उससे ज्यादा मैंने पैर पसार लिए। ठीक है, अब मेरा हो गया क्या, दिवालिया। मेरी औकात से ज्यादा बढ़ के मैंने काम कर लिया। अब औकात से बढ़कर काम कर लिया तो आप क्या हो गए, दिवालिया घोषित हो जाते हैं। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए भाई साहब। और तो लाभ का पद कौन सा है? तो लाभ का पद देख लेना पहले ना। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनका कोई भी सदस्य होगा वो लाभ का पद नहीं। ये तो जनता के सेवक हैं, सबसे बड़े सेवक हैं। ठीक है, विधायक जी सेवक हैं, सांसद जी सेवक हैं, मंत्री सेवक हैं, किसी भी विभाग का अगर मंत्री है वो भी सेवक है, वो लाभ के पद नहीं है भाई साहब। अगर कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर है, लाभ का व्यक्ति पद कौन है? अगर आप किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी बैंक में आप पियून हैं तो लाभ का पद है। अगर आप किसी बैंक में क्लर्क हैं या किसी भी विभाग में क्लर्क हैं तो आपका लाभ का पद है। किसी भी विभाग में आप बाबू हैं तो भी आप, आईएएस आईपीएस हैं तो भी आप, किसी सचिव पद पर हैं तो भी लाभ का पद है। ठीक है, मतलब कुल मिला के क्या, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पियून से लेके एक आईएएस तक की कोई सी भी आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, लाभ का पद हो जाएगा। बाकी नेता वेता लाभ आपके पद पर नहीं है, उनको कोई लाभ नहीं चाहिए, वो तो बापड़े बेचारे सेवा कर रहे हैं, अपनी क्या कर रहे हैं, सेवा। तो वो सेवक हैं और आप क्या कर रहे हैं, लाभ के पद पर हैं। तो सेवकों के लिए सुविधा है, क्या सुविधा है सेवकों के लिए, कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के अगर मेंबर हैं वो, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो निर्वाचित हो जाने के बाद में क्या करेंगे, जाएंगे उसके पद पर। अब लाभ के पद पर क्या नहीं हो जाएगा, लाभ के पद पर हैं, मतलब इसमें से सरकारी नौकरी कर रहे हैं आप, तो सरकारी नौकरी पर आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। त्यागपत्र देने के बाद में आप क्या करेंगे, त्यागपत्र देने के बाद में अब आप क्या करेंगे, अब आप इलेक्शन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लाभ का पद सरकारी नौकरी से संबंधित है, बाकी सब फालतू की बात थी, मतलब आपको समझाने के लिए बोला था। ठीक है, बाकी सब आपको समझाने के लिए बात कही गई थी। ठीक है, चलिए, तो आप सरकारी नौकरी पर हैं तो आप लाभ के पद पर हैं। अब लाभ के पद पर हैं तो जब तक आप लाभ के पद से हट नहीं जाते तब तक आपको क्या नहीं कर सकते हैं, तब तक आप नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति का फॉर्म नहीं भर सकते, ये शर्त है। वेतन आपको मिलेगा 5 लाख रुपए अगर आप राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हो जाते हैं। अन्य अलग अलग प्रकार के भत्ते मिलेंगे, यातायात भत्ता, चिकित्सा व्यवस्था, स्टाफ को रखने के लिए भत्ता। ठीक है, उसके बाद में आपको एक राष्ट्रपति भवन मिलेगा जो कि 400 कमरों से सुसज्जित होगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलेगा, कहीं पे भी आने जाने के लिए, विदेश जा रहे हैं तो एयर इंडिया 1 से जाएंगे आप, मतलब आपके लिए स्पेशल प्लेन होगा। ठीक है, कहीं पर भी किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, भारत में कहां पे भ्रमण करने जा रहे हैं तो आपके MK-17 जैसे आपके हेलीकॉप्टर आपके साथ में जाएंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी एक पूरी ट्रेन है राष्ट्रपति जी के लिए। तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है जब आप राष्ट्रपति के पद पर हो जाते हैं, ये सारी शर्तों में आ जाती है। ठीक है, कार्यकाल के दौरान ये सबसे अच्छी बात है कि राष्ट्रपति जब किसी भी व्यक्ति को कोई राष्ट्रपति नामित कर देते हैं तो नामित मतलब निर्वाचित हो जाता है, तो निर्वाचित हो जाने के बाद में उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मतलब फौजदारी मुकदमा तो चला ही नहीं चल सकता है। दीवानी मुकदमे के मामले में
दीवानी मुकदमे के मामले में, दीवानी यानी जो आपका सिविल जो वाले मामले होते हैं, उन सिविल वाले मामलों के संबंध में क्या बात की गई है, तो सिविल वाला जो मामला होता है उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति जी को 2 महीने का एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद में अब क्या कर देंगे, उसके बाद में राष्ट्रपति जी के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप कोई मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, 9 महीने के, वो भी उनके व्यक्तिगत कृत्य के लिए, ठीक है, सामूहिक कृत्य के लिए कोई भी ना सिविल ना क्रिमिनल किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता राष्ट्रपति जी के ऊपर। ठीक है, ये आर्टिकल 361 बोलता है शायद, जहां तक मुझे याद आता है। ठीक है, फिर महाभियोग के बारे में बात करते हैं। अब ये वाला पॉइंट है ना, चलो अब बात करते हैं अपने महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? अब महाभियोग का अर्थ क्या होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस का अर्थ क्या होता है सर? इम्पीचमेंट प्रोसेस का अर्थ होता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के दायरे के अंदर काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति को कैसे आउट कर दिया जाएगा, कैसे राष्ट्रपति का पद उससे खाली करना पड़ेगा, ये कहलाता है आपका महाभियोग। मतलब कुल मिला के अगर मेरा जो कार्य है, जो मेरा, अगर मान लो मैं राष्ट्रपति हूं या जो जिस भी मैं पद पर हूं, अगर मैं उस कार्य को जो नियम कायदे कानून है उन नियम कायदे कानूनों के हिसाब से नहीं कर रहा हूं तो मेरे को 2 लात दी जाएगी और मेरे को बाहर निकाला जाएगी। मतलब वो 2 लात देना और 2 लात देने की जो प्रक्रिया है उसको बोल दिया गया है महाभियोग। मतलब क्या, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अगर संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है तो संविधान का अतिक्रमण करने के एवज में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब संविधान का अतिक्रमण करना या संविधान का उल्लंघन करना, इस शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रख लें। ठीक है, यह बाद में निर्धारण होता है कि राष्ट्रपति अपने संविधान के पद का पालन कर रहा है या नहीं। अब ये महाभियोग की जो प्रोसेस है, इंपीचमेंट की जो प्रोसेस है, यह इंपीचमेंट की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, कौन से सदनों से स्टार्ट होगी, कौन इसको स्टार्ट कर सकता है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि राष्ट्रपति जो कि पूरे भारत का राष्ट्र का क्या होता है, पूरे भारत का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अब पूरा भारत का प्रेसिडेंट होता है, इसलिए क्या किया गया है, इसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को भी ले लिया है और विधानसभा मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व ले लिया है और केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधित्व ले लिया है, दोनों जगह का प्रतिनिधित्व ले लिया। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, चूंकि जो राष्ट्रपति काम करता है वह केवल भारत की संघ सरकार के लिए काम करता है, न कि राज्यों की सरकारों के लिए काम करता है। तो जो भी राष्ट्रपति की लायबिलिटीज बनती है, जो भी राष्ट्रपति का दायित्व बनता है, वो केंद्र सरकार के प्रति बनता है, संसद के प्रति बनता है, न कि राज्य विधानमंडलों के प्रति बनता है। ठीक है, ना कि मुख्यमंत्रियों के प्रति बनता है, ना कि राज्यपालों के प्रति बनता है। इसलिए जब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाएगा, तो राष्ट्रपति को जब अपने पद से हटाया जाता है तो राष्ट्रपति काम कर रहा है संघ के लिए, केंद्र सरकार के लिए। इसलिए अगर संविधान का अतिक्रमण भी करेगा राष्ट्रपति तो किसके लिए वो करेगा, वो संघ सरकार के लिए करेगा। इसीलिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है उसके पद से तो राज्यों के जितने भी मेंबरों ने हिस्सा लिया है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, जैसे राज्य विधानसभा के सदस्यों ने लिया, यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों ने लिया, हटाने के लिए जो क्या लिया है, वोट डाले थे, वे व्यक्ति इसमें वोटिंग नहीं करेंगे। मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है राष्ट्रपति के काय में महाभियोग की प्रक्रिया में वोटिंग नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। मतलब ये वाला तो नहीं करेंगे। उसके अलावा जब हटाने की बारी आएगी तो मैंने यहाँ पे बताया था कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, लोकसभा के कौन से निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आएगी तो दोनों सदनों के मतलब संसद के समस्त सदस्य निर्वाचित भी है और नामित भी है, मतलब इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर क्या करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग को हटाने, महाभियोग की प्रक्रिया। अब कौन कौन हिस्सा लेंगे ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, वोटिंग में कौन हिस्सा लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के और संघ शासित प्रदेश है उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद के सभी सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। अब मान लो किसी भी एक सदन में, मतलब मान लो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में उसके ऊपर क्या लाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया जब स्टार्ट की जा रही है, मान लो किसी लोकसभा में स्टार्ट की जा रही है, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य उसके 1/4 मेंबर के द्वारा क्या जा जाएगा, उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया जाएगा।
मान लो 545 सीट है तो 545 सीट का कितना 1/4 अगर आप देखोगे तो 125 और 44 ले लेते हो तो 11, मतलब कितना 136 मेंबर के द्वारा क्या लेके आना चाहिए, आपका प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। क्या लेकर आ जाएगा? प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा, उस सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, मतलब हटाएंगे तो 136 मेंबर साइन करके देंगे कि हाँ राष्ट्रपति अपने पदों का अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, हम इसके लिए प्रस्ताव लाते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग के। अब यह प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो उस सदन के 2/3 सदस्य, उस सदन के 2/3 सदस्य यानी कितना, उस सदन के 2/3 सदस्य यानी कितना, अपने लेते हैं 543 ताकि कट जाएगा 3 से, 2/3 सदस्य यानी कितना, तो ये कितना कट गया 181, मतलब कितना कट जाएगा 362 मेंबर द्वारा क्या किया जाएगा, 362 मेंबर के द्वारा क्या किया जाएगा, उस सदन से उस प्रस्ताव को पारित किया जाए। लोकसभा में आया था, लोकसभा से पास कर दिया मतलब 2/3 मेंबर, कितने मेंबर 2/3, उस सदन के 2/3 मेंबर के द्वारा वो जो प्रस्ताव लाया गया उस प्रस्ताव को पास किया जाए। अब पास कर दिया गया तो ये प्रस्ताव अगले सदन में जाएगा, मतलब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जब ये प्रस्ताव जाएगा तो राज्यसभा ऐसे नहीं अंधा बैठा है, उसने कर दिया वहां से प्रस्ताव पास करके भेज दिया तो राज्यसभा भी इस पर प्रस्ताव पारित कर देगा, नहीं, राज्यसभा क्या करेगा, राज्यसभा के मेंबर उस पर क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और उसकी जांच करेंगे, जो आरोप है उस आरोपों की जांच की जाएगी। अब आरोपों की जांच की गई, अगर आरोपों की जांच में अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, राष्ट्रपति जी के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया, ऐसा पाया गया, तो राष्ट्रपति का क्या करेंगे, यहां पर 2/3 बहुमतों से ये भी पास करेगा, ये सदन भी, और जैसे ही 2/3 दोनों बहुमतों से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मान लो कि क्या किया गया कि 2/3, अब इस जो राज्यसभा जो अपनी जांच पड़ताल कर रही है उस जांच में क्या हो गया कि नहीं, राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया, ऐसा पाया गया तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। हालांकि जब यह जांच की जाएगी और दूसरे सदन में जब वोटिंग हो रही होगी तो राष्ट्रपति अपना मत रखने के लिए, वोट डालने के लिए नहीं, अपना जो मत है कि मैंने संविधान का अतिक्रमण किया या नहीं, या फिर जो भी आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उस आरोपों के संबंध में सफाई देने के लिए राष्ट्रपति उस दूसरे सदन में जाएगा और वहां पर अपनी सफाई देगा। हालांकि वो वोटिंग नहीं कर सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति जब अपने ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि वो कहीं पे वोट नहीं देता है, लेकिन राष्ट्रपति जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो अपना मत रख सकता है लेकिन अपना वोट नहीं दे सकता, मतलब अपना जो भी वक्तव्य होगा वो दे सकता है। ठीक है, चल, तो यहां पर अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमतों से अगर पारित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपने तत्काल प्रभाव से अपने क्या देना पड़ेगा, वोट, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अन्य कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया राष्ट्रपति को, अन्य कौन कौन से कारण के राष्ट्रपति पदच्युत हो सकता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है पद से। एक तो संपूर्ण कार्यकाल बताया था मैंने, कार्यकाल समाप्त हो जाए, जैसे रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, वो चले गए दूसरी जगह, उनकी जगह द्रौपदी मुर्मू जी। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति है और उसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, थोड़े दिन उपराष्ट्रपति जी बनेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति के चुनाव के बाद में वापस उपराष्ट्रपति के पद पर चले जाएंगे और नए राष्ट्रपति पद पर बन के आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो मृत्यु हो जाती है, 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या त्यागपत्र दे दें, राष्ट्रपति जी बोले मजे नहीं आ रहे काम ठीक है, मजे नहीं आ रहे, मतलब राष्ट्रपति का ही पद एक ऐसा है जिसमें बनाया जाता है, खुद बनाना नहीं चाहता। राष्ट्रपति का पद ऐसा होता है कि यहां पर फालतू में बना रहे, क्योंकि पावर तो कुछ है ही नहीं, नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा घर मिलेगा, रहने को सैलरी मिलेगी वे वो सब, लेकिन पावर नहीं है भाई साहब। तो पावर नहीं है भाई साहब, तो यहां पर बनाया जाता, बनना नहीं चाहता भाई साहब कोई भी, तो राष्ट्रपति के पद पर क्या हो जाएगा, या तो त्यागपत्र दे दे, मजे नहीं आ रहे काम करने, त्यागपत्र दे दिया और कुछ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आगे चलो, तो राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दे, त्यागपत्र दे दिया भाई साहब, तो त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देगा। ठीक है, या उसका जो चुनाव है उन चुनावों में कुछ गड़बड़ियां आ जाए या चुनाव अवैध घोषित हो जाए, तो अवैध घोषित हो जाने के संबंध में जब राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो जाएगा तो उसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे, वे कार्य ऐसे के ऐसे रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो गया है तो क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। आई थिंक ये वाला आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया था, प का नि री का पुयो सम से स्टार्ट किया था। प से फुल फॉर्म है पद, राष्ट्रपति का पद, फिर का से कार्यपालिका प्रमुख, नी से निर्वाचक मंडल, री से रीति, पकानी री का से कार्यकाल,
पुनर्नियुक्ति, फिर पा का नी री का पू से क्या हो जाएगा पुनर्नियुक्ति, योग्यता से यो से हो जाएगा योग्यता, फिर स से पहले शर्त आएगा, फिर शपथ, पहले शर्त हमारी मानो उसके बाद शपथ दिलाएंगे, फिर महाभियोग की प्रक्रिया आ जाएगी। आई थिंक ठीक है, मतलब निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है ये सारा बता दिया। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा जितने भी विधानसभा है उसके सारे सदस्य जो भी निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, जिसमें संघ शासित प्रदेश ये दोनों आ जाएंगे। निर्वाचन की रीति यहाँ पर अपने को इसको थोड़ा सा पढ़ना है। निर्वाचन की रीति जो होगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होगा, ठीक है। कोटा सिस्टम निर्धारित किया गया, कुल वोट नंबर ऑफ वैकेंसी +1 इधर कर देंगे तो टोटल इसके मतलब इतने कम से कम इतने नंबर लाने होंगे। फिर कार्यकाल कितना होगा 5 वर्ष का हो जाएगा, या फिर जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। नियुक्त पुनर्नियुक्त चाहे जितनी बार हो सकता है, लेकिन यो से में 2 बार हो सकता है। योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो गया होना चाहिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 50,000 रुपए आरबीआई के पास में जमा करने पड़ेंगे। अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो यह जमानत राशि जब्त हो जाएगी। शपथ शर्तें क्या हो जाएगी, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वेतन मिलेगा 5 लाख रुपए, अन्य भत्ते मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, राष्ट्रपति भवन मिलेगा निवास को। कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ये भी बात ध्यान रखना है। महाभियोग संविधान का अगर अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। 1/4 प्रस्ताव, 1/4 मेंबर्स के द्वारा प्रस्ताव लाएगा। जिस सदन में मेंबर के द्वारा प्रस्ताव लाएगा 14 दिन का प्रेसिडेंट को नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद में 2/3 बहुमत से उस सदन में पास कर देंगे। दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसमें जांच करेगा। राष्ट्रपति अपना मत रख सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, चले जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि ये जो प्रोसेस है इस पूरी प्रोसेस को अपने देखेंगे कि इस पूरी प्रोसेस का मामला क्या है, कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या होती है दोस्तों। तो इसको अपने देखने की कोशिश कर लेते हैं कि ये जो प्रणाली आपने बताई है ये प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति का मत निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रणाली को देख लो। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, केवल आपसे ये पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है या राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार के प्रणाली को अपनाया जाता है। फिर भी अपने एक बार देख लेते हैं कि क्या है। मान लो ABCD 4 मेंबर खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ABCD, वैकेंसी एक ही दोस्तों, वैकेंसी एक ही, लेकिन कैंडिडेट कितने खड़े हुए हैं 4। जैसे कोई सी भी वैकेंसी निकलती है, जैसे अभी पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है तो वैकेंसी 6,500 के आसपास होगी, लेकिन फॉर्म कितने भराएंगे, 10 लाख अभ्यर्थी वहां पे जाएंगे। उसी प्रकार से वैकेंसी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक ही, जो कोटा है वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो लिखा है वो वैकेंसी एक ही है, लेकिन लड़ कितने रहे हैं, 4 जने। कितने लड़ रहे हैं, 4 जने। इसी प्रकार से मान लो PQRSTU, इस प्रकार से बहुत सारे क्या है मेंबर वोट डालने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरित, ठीक है, आनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से होता है और सभी को एक बैलेट दिया जाता है। इस प्रकार से सभी जितने भी ये मान लो सभी वोट देने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, उनको एक बैलेट पत्र दिया जाएगा, ऐसा एक मत पत्र दिया जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ABCD इस प्रकार से बोल देंगे, ठीक है। फिर आपको इसमें यह बताना होगा कि आप वरीयता किसको दे रहे हैं, आप प्रथम नंबर पे किसको बनाना चाहते हैं। तो सभी व्यक्तियों को एक एक ही क्या दिया जाता है, बैलेट पेपर दिया जाता है, एक बैलेट पेपर दिया जाता है। उस बैलेट पेपर पे क्या किया जाएगा, आपको प्राथमिकता देना है कि 1 नंबर पे इसको बनाना चाहता हूँ, 2 पे इस पे, 3 को इस पे, 4 पे इसको बनाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसमें अपने यहाँ पे देखते हैं पूरे चुनाव को। तो ABCD 4 मेंबर है, ठीक है, इनको क्या करना है, वोटिंग देना है, इन सारे व्यक्तियों को वोट करना है, ठीक है। और ये कैंडिडेट है ABCOD कैंडिडेट है। मान लो P बोलता है कि मैं पहले नंबर पे इसको बनाना चाहता हूं, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको। फिर ये बोलता है कि मैं भी पहले पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे इस पे, दूसरे को उस पे। ये बोलता है कि ये भी पहले पे इसको, दूसरे पे इसको, चौथे पे इसको, तीसरे पे इसको। फिर बोलता है 4 3 2 1 ऐसे बनाना चाहता हूँ। ये बोलता है कि नहीं 3 4, फिर बोलता हूँ 1 2 ये बनाना चाहता हूँ। फिर बोलता है कि नहीं मैं तो 1 पर इसको ही रखूंगा, 3 पे इसको रखूंगा, 4 पे इसको रखूंगा और 2 पे इस पे रखूंगा। अब क्या होगी, मतगणना होगी। अब क्या होगी, मत की गणना होगी। इस पूरे बैलेट पेपर में जितने भी नंबर मिले इस सबकी क्या होगी, गणना होगी। अब देखेंगे इसमें कि पहले चरण की गणना होगी। अब इसमें देखेंगे कि पहले चरण की मतगणना में किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और किसको सबसे कम वोट मिले हैं और किसको 51% वोट मिल गए, ये भी देखना होगा आपने। ये अगर देखा है आपने, अगर देखते हैं 1 2 3 4 इसको कितने मिले हैं, 4। पहले नवंबर की प्रायिकता कितने जनों ने दी है, 4 जन। अब देखेंगे यहाँ पे किसने दी है क्या, अरे भाई साहब ये तो भारी हो गया। इसको किसने दी है क्या, हाँ इसको दी है, इसको 1 ने दी है और इसको भी कितने ने दी है, 1 ने दी है। तो भाई साहब विक्ट्री हो गई इनकी। तो भाई साहब कितनी क्या हो गई, इनकी तो विक्ट्री हो गई भाई साहब, ये जीत गए, पहले चरण की मतगणना में ही जीत गए।
पहले चरण की मतगणना में ही जीत गए। मतलब क्या हुआ है, अब मान लो पहले चरण की मतगणना में जीत गए 4 वोट, मतलब टोटल अपने देखें कि 6 वोट थे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से इनको 4 मिल गए, 6 में से 4 मिल गए, मतलब 2/3 बहुमत मिल गया। मतलब कौन जीत गए, ये भी जीत गए। अब मान लो 2/3 मिल गया, 51% से ज्यादा, 2/3 मतलब 66 सही, 66.66% मिल गया। अब मान लो इनको नहीं मिलता, अब मान लो कोई कंडीशन ऐसी आती कि इनको पहला, ठीक है, इनको भी पहला, ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2, अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी जो भी लिखा हुआ था, इनको भी यहाँ पे, ठीक है। चल ऐसा कुछ करते हैं कि 3 आ जाए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चल इनको हटाते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, 1 2 3 क्या हो गए, यहाँ पे 3 मत इनको मिले। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, इनको भी क्या मिल गए, 3। मतलब जो पहली प्रायिकता थी, जो पहली प्रायोरिटी थी 3-3 की, अब क्या हो गया, मैच ड्रा हो गया भाई साहब, क्या हो गया, अपना मैच ड्रा हो गया। अब क्या किया जाएगा, तो इस संबंध में क्या किया जाता है, वोटों को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है, वोटों को ट्रांसफर किया जाता है कि पी ने पहले नंबर की वरीयता इसको दी थी, दूसरे। अब देखेंगे कि इसमें किसने मत प्राप्त नहीं करे, तो इसको एक भी नंबर नहीं मिला, मतलब ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा भाई साहब। अब ये बाहर हो जाएगा तो इसके जो बचे हुए वोट हैं, इसमें जो प्रायिकताएं, जो अपनी प्राथमिकताएं थी, वो प्राथमिकताएं क्या हो जाएगी, ट्रांसफर होने लग जाएगी। किसमें ट्रांसफर होने लग जाएगी, इन तीनों में ट्रांसफर होने लग जाती है। इन तीनों में धीरे धीरे ट्रांसफर होने लग जाती है, और ट्रांसफर हो के क्या हो जाता है, वो 50% से ज्यादा मत प्राप्त कर लेता है। 50% से ज्यादा जब मत प्राप्त कर लेगा कोई भी व्यक्ति, मतलब 51% के आसपास किसी भी व्यक्ति के द्वारा मत प्राप्त कर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, वोटों का ट्रांसफर होता है, वोटों का क्या किया जाएगा, स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वोटों की आपको प्राथमिकताएं देनी पड़ती है, सभी लोगों को आपको वोट देना पड़ता है। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव भी लगभग इसी प्रकार होते हैं, और जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव भी होते हैं वो लगभग इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, चलिए प्राथमिकता, वोटों की प्राथमिकताएं दी जाएगी। एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हुए हैं वीवी गिरी जी, जिनको क्या हुआ है कि 2 बार की मतगणना पड़ी थी। सामान्यतः क्या होता है कि प्रथम चरण की मतगणना होती है, प्रथम चरण की मतगणना में ही क्या होता है, किसी भी कैंडिडेट को चुन लिया जाता है। ठीक है, द्वितीय कैंडिडेट की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब द्वितीय चरण की मतगणना की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर द्वितीय चरण की होगी तो वोटों को ट्रांसफर किया जाएगा, फिर एक एक को हटाते जाएंगे और उसके वोट ट्रांसफर करते जाएंगे बाकी सारे मेंबरों में। ठीक है, चलो इस प्रकार से ये पूरी जो प्रणाली चलती है, एकल संक्रमणी या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से, आनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। ठीक है, ये पूरा जो आपका लगभग राष्ट्रपति का जो पोर्शन है वो बहुत सारा पोर्शन समाप्त हो चुका है। अब राष्ट्रपति के आगे जो अपने देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास में कुछ और शक्तियां, जैसे क्षमादान की शक्तियां हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर तबीयत खराब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कौन कार्य करेगा, ये है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति के पास में कुछ वीटो पावर भी प्राप्त होती है, उन वीटो पावर को अपने देखने की कोशिश करेंगे। मतलब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति की जो वैधानिक शक्तियां है वो, ठीक है, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, इस प्रकार की बहुत सारी जो राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन ये यहां तक राष्ट्रपति का 50% पोर्शन समाप्त हो जाता है, 50% पोर्शन और बचाता है। ठीक है, आई होप जो इतना आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, अगर हमारी मेहनत आपको अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।